अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको क्लास मैट्रिक के कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ सी प्लस प्लस है, आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आज के फ़र्स्ट टॉपिक से। तो हमारा आज का फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि आपसे हमारे पास जो सिलसिला शुरू होगा चैप्टर्स का वो सारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें जो है आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ा सा नो हाउ देंगे और फिर उसके बाद जो है सी प्लस प्लस के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में हम जानते ही हैं कि प्रोग्राम ऐसे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो कि कंप्यूटर को किसी पार्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए दिए जाते हैं। यानी कंप्यूटर को हम जो काम बताते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, तो हम कान में तो नहीं बोल सकते कंप्यूटर के कि भाई ये काम कर लो। बोल तो सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास जो अभी कंप्यूटर्स हैं उनको इनका किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए जो है ह्यूमन ऑपरेटेड कोड्स चाहिए होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जैसे हमारे पास आज के कंप्यूटर्स हैं जो कि वॉइस कमांड्स या वॉइस इनपुट लेते हैं, तो वो वॉइस इनपुट को रिसीव करके उसके बाद जो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्शन भी कंप्यूटर को पहले ऑलरेडी डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर इस किस्म के आपको वॉइस इंस्ट्रक्शन मिलें तो आपने ये काम करना है। तो प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है, क्योंकि शुरू के जो हमारे पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे तो कंप्यूटर बेसिकली मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए बने थे। तो शुरुआती जो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे वो उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो था वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन से था। फिर वक्त के साथ साथ हमारा कंप्यूटर जब डिवेलप होता गया, उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ होती गई, तो अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं टाइप के कंप्यूटर्स हैं जिनकी वर्किंग सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस तक नहीं है, बल्कि वो और बहुत से एडवांस प्रोसेसेस जो है कर सकते हैं आज। तो लिहाजा जब वो एडवांस प्रोसेस कर सकते हैं तो फिर उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डेवलप हो चुकी हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स को, रोबोट्स को आप देखें प्रोग्राम करने के लिए हम जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इवॉल्व लैंग्वेज होती है, उसको यूज़ करते हैं। तो सी प्लस प्लस भी हमारी ऐसी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है भाई, जिससे आप आज शुरुआत करेंगे इस जो है अपने कोर्स में। और जो है उसके बाद फिर आगे चल करके अगर आपने कंप्यूटर ही की फ़ील्ड सेलेक्ट करी प्रोग्रामिंग की, तो फिर आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस जो हैं जैसी उनको यूज़ करेंगे। तो बेसिक्स आप इस अपने करंट ईयर में जो सीखेंगे इस कोर्स की मदद से, तो वो बेसिक्स आपकी लैंग्वेज कोई सी भी चेंज हो जाए वो बेसिक्स चेंज नहीं होंगी। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रोग्राम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा है, तो एल्गोरिथम्स एक सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है भाई, जिनकी मदद से आप प्रोग्राम के डिज़ाइन को बनाते हैं। अब ये चीज़ जो आप इस कोर्स में सीखेंगे इस साल के इस बुक के अंदर, तो ये सारी फंडामेंटल चीज़ें वही रहेंगी। आगे चल कर के आपकी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होगी तो उसकी उस लैंग्वेज के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स और सिंटैक्स होंगे जो बदलेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं वो सारी तमाम लैंग्वेजेस पे इक्वली अप्लाई होती हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम बनाना हो, कंप्यूटर को गाइड करना हो कि भाई मेरा ये काम परफॉर्म कर दीजिए, तो उसके लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, टाइप करने के लिए मुझे एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एक तो पहली बात, और उस सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर आपको किसी लैंग्वेज के अंदर कोई आर्टिकल लिखना हो, तो आपको उस लैंग्वेज के आर्टिकल लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको उस लैंग्वेज के वर्ड्स पता होने चाहिए, उसकी ग्रामर पता होना चाहिए, सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप कभी कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई कोड बना रहे हो, ठीक है भाई, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त आपको जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर रहते हुए आप उस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स पता होने चाहिए। उन रूल्स को हम सिंटैक्स भी कहते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने GW बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो GW बेसिक के अंदर आप जब प्रोग्राम लिखते थे मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उसमें सर्टेन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते थे और उन स्टेटमेंट्स के वर्ड्स फिक्स थे। जैसे नाम प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे आप, इसके अलावा प्रिंट के अलावा कोई और वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, स्पेलिंग भी गलत नहीं कर सकते प्रिंट की, ठीक है, वरना वो जो है कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपकी कमांड। इसी तरीके से इनपुट के लिए आपको इनपुट का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा और जो जिस तरीके से सिंटैक्स बताया गया है उसी तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक कॉलन, सेमी कॉलन या अगर आपने इन्वर्टेड कॉमे में मिस्टेक करी तो वो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता था, एरर दे देता था।
तो ये सारी बुनियादी चीज़ें ये कहलाती हैं सिंटैक्स, ठीक है। अब बहुत से बच्चे आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग के हवाले से कि मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन है, सी प्रोग्रामिंग है, C++ हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर GW बेसिक पढ़ी थी। तो जितनी भी मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जो आप आगे एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, तो उन सब की बेसिक्स ये है कि आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं, उसके सिंटैक्स क्या हैं। अगर रूल्स और सिंटैक्स को एक दफ़ा आप समझ गए तो फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रहते हुए आप अपना कंप्यूटर प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स के हवाले से। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, तो उनके लिए मुख्तलिफ़ टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उनके फ़ीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लासीफाई किया जा सकता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, जैसे कि हम C++ यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें हमें सारी कमांड्स अपने हाथ से टेक्स्ट की सूरत में टाइप करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से कुछ हमारे पास जो होती हैं वो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें हमें ज़्यादातर जो है कोड्स टाइप नहीं करने पड़ते, बल्कि हमें इलस्ट्रेशंस वहाँ पर मौजूद होती हैं और उन्हीं में से जो है मुख्तलिफ़ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एक प्रोग्राम कंपाइल करना होता है। तो बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, तो शुरुआत में इसी तरीके के सिंपल उनके लिए जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स रखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि ग्राफिकल बेस्ड हों, ताकि उनको कंसेप्ट समझ में आ जाए और वो उसमें इंटरेस्ट लेकर आगे सीख सकें। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की गई है, वो की गई है बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उस पर बने हुए प्रोग्राम्स हार्डवेयर को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो ये जो इनकी एक्सेस के हिसाब से जो क्लासेस बनती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो 3 तरह की होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कहलाती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इन तीनों लैंग्वेजेस में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास मौजूद है लो लेवल लैंग्वेज। इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है आज का मॉडर्न, वो डिजिटल सिग्नल्स पर चलता है, और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इस लैंग्वेज में सिर्फ 2 अल्फाज होते हैं, यानी कि 2 हरूफ के ऊपर ये लैंग्वेज डिपेंड करती है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेके Z तक, तो इसी तरीके से इस लैंग्वेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, एक 0 और एक 1। तो करंट की 2 स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ, तो उसकी मदद से जो प्रोग्रामिंग की जाती है, अगर आपको सोचें सिर्फ इन 2 जो है अल्फ़ाबेट्स की मदद से वर्ड्स बनाने हो, सेंटेंसेस बनाने हो, तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स काम होता है। पर शुरुआत में हमने जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस थी वो इसी तरीके से काम करती थी, वो लो लेवल लैंग्वेजेस थी। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है बेसिकली वो डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस रखती है, क्योंकि ये 0 और 1 की मदद से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाती है जो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो इस लैंग्वेज को डायरेक्ट एक्सेस लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से डायरेक्टली कंप्यूटर को प्रोसेस करना, चलाना बहुत आसान होता है। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये डायरेक्टली बहुत कम टाइम में जो है इसका एग्जीक्यूशन होती है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ह्यूमंस के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करना, ऐसी लैंग्वेज को सीखना और फिर उसमें प्रोग्राम बनाना, वो एक बड़ा जो है पेन टेकिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि 0-1 के कोड्स में जो है हम तो नहीं समझ सकते 0-1 की बातें, हमें तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस आती हैं, और कंप्यूटर को उन बातों को ट्रांसलेट करके कोड करने पड़ता है फिर। तो ये होती है हमारी मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की जो दूसरी टाइप होती है हमारे पास, उसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज ही की एक जो है सब कैटेगरी होती है। इसमें सिर्फ ये होता है कि एक स्टेप थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया होता है। इसमें बजाय इसके कि डायरेक्टली हम 0-1 के कोड्स यूज़ करें, हम इसके अंदर मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं, तो जिसकी मदद से हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें ईजी होती है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो जो शुरुआती जो हमारे पास जो लैंग्वेजेस थी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी क्योंकि मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर था तो इसीलिए इसको सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा करते थे। तो इसमें हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता था, बल्कि इसके अंदर जो प्रोग्राम और जो कोड्स होते थे उसको पहले कन्वर्ट किया जाता था मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मशीन तो नहीं समझती सिवाय 0-1 के और कोई दूसरी लैंग्वेज। तो लिहाजा असेंबली लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम लिखते थे पहले उसको एक असेंबलर की मदद से जो है ट्रांसलेट किया जाता था 0-1 के सिग्नल्स में, फिर उसके बाद मशीन से एग्जीक्यूशन की जाती थी। तो ये इनडायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस रखती नहीं। ये थी हमारी सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हम कैटेगराइज अभी भी लो लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं।
उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इम्प्रूवमेंट आई थी उसको हम कहते थे मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो थी वो हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन थी असेंबली लैंग्वेज का, और इसके अंदर एक कंसेप्ट था जिसको हम पोर्टेबिलिटी कहते थे, यानी कि प्रोग्राम को ऐसा बनाया जाए जो कि पोर्टेबल हो, मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर रन किया जा सके। जो हमारी शुरुआत में जो मशीन लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी और कुछ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, उनके अंदर शुरुआत में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि नॉन पोर्टेबल थी, यानी जिस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इसको रहते हुए डिज़ाइन किया जाता था तो ये सिवाय उस कंप्यूटर सिस्टम के और मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स पर नहीं चल सकती थी। तो इससे जो है बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम दूसरा है तो आप इस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते थे। अब सोचें अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने के लिए आए दिन कंप्यूटर सिस्टम ही चेंज करना पड़ता तो ये बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस होती। यही इनकन्वीनियंस दूर हुई आगे चल करके हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। तो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस का पास्ट वर्जन थी, जिसके अंदर उनमें भी इनडायरेक्ट एक्सेस होता था। डायरेक्टली वो प्रोसेसर को या हार्डवेयर को एग्जीक्यूशन के कोड नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज 01 की ज़बान में बात नहीं करती थी, उसमें भी ह्यूमन वर्ड्स यूज़ हुआ करते थे। तो वो एक ब्रिज की तरीके से उसमें इंटरेक्शन होती थी कि पहले ह्यूमन कोड करता था, फिर उसके बाद ट्रांसलेटर की मदद से उन कोड्स को ट्रांसलेट किया जाता था, फिर जाके सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करता था। मगर ये इसका एडवांस वर्जन जो हमारा थर्ड जो हम मौजूदा दौर में यूज़ करते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ह्यूमन लैंग्वेज की जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि इसमें प्रोग्रामिंग करना ह्यूमंस के लिए ज़्यादा फीजिबल होता है और ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें कॉमन लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सिंटैक्स के तौर पे। तो प्रोग्राम सीखने के लिए आपको अलग से कोई बहुत ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रहते हुए जो है इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के कंसेप्ट सीख जाएँ तो उसमें कोडिंग करना काफ़ी आसान होता है। होती ये भी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी इसके अंदर भी इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर को ये भी एक्सेस नहीं कर सकती, यूज़ इसमें भी ट्रांसलेटर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वर्किंग करने के लिए हमारे पास फिजिबिलिटी ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है। और साथ साथ इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो जो होता है वो जनरली होता है पोर्टेबल, कि वो मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल होता है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा कंपैरिजन करता है कि भाई हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस दोनों में फ़र्क क्या थे। तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है ये जो है असल में मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है और इसको जो है ना किसी लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्जीक्यूशन के लिए, ये डायरेक्टली जो है ये कोड सिस्टम पर रन किया जाता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं रखती, ये ह्यूमन फ्रेंडली ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मशीन की लैंग्वेज के बजाय जो ह्यूमन वर्डिंग्स हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए कोड को लिखा जाता है। तो लिहाजा होता ये है कि इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोड डायरेक्टली रन करता है, एग्जीक्यूशन टाइम इसकी वजह से शॉर्ट हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन होती है, इसलिए उस कन्वर्जन की वजह से इसमें एग्जीक्यूशन का टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है कोड को लो लेवल लैंग्वेज में। मशीन कोड के साथ प्रॉब्लम ये था कि जिस सिस्टम के लिए आप इसको जिस सिस्टम पर रहते हुए डिज़ाइन करते थे, ये सिवाय उस सिस्टम के और दूसरे सिस्टम्स के ऊपर रन नहीं कर सकती थी, यानी कि इसमें नॉन पोर्टेबिलिटी का जो है कंसेप्ट था लो लेवल लैंग्वेजेस में। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड होते हैं वो एक जनरल कोड होते हैं जो कि मुख्तलिफ पोर्टेबल मशीन्स के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में मेमोरी को एक्सेस डायरेक्टली हासिल होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर मेमोरी का एक्सेस डायरेक्टली जो है प्रोग्रामर को हासिल नहीं होता, ठीक है भाई, जिसकी वजह से इसमें मेमोरी की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन बहरहाल जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें कोड करना और कोड को मेंटेन रखना वो एक आसान काम नहीं होता, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करना एक बहुत ही जो है ना इजी स्टेप होता है। उसमें आप आसानी से कोड कर सकते हो, कोड को डिबग भी कर सकते हो और फिर उसमें कोड को डेवलप भी कर सकते हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज हर लिहाज से जो है वो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं और जो है आपके लिए ज़्यादा फीजिबल हैं काम करने के लिए। अच्छा, अब हमने बीच में वर्ड यूज़ किया कि हमें कोड को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, जैसे GW बेसिक आपने यूज़ करी, अब आप C++ यूज़ करेंगे या आगे भी जो सी भी यूज़ करेंगे, तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेटर का कंसेप्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी ये वर्डिंग समझ नहीं सकता, तो लिहाजा कंप्यूटर को तो अपनी ही 01 की ज़बान में बात समझनी होती है। तो लिहाजा हम जिस भी हाई लेवल लैंग्वेज पर अपना कोड लिखते हैं तो हमें उस
कोड के साथ साथ फिर अपने उस प्रोग्राम के लिए एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी लिखी हुई कोडिंग को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और फिर उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा मशीन लैंग्वेज की, ताकि कंप्यूटर से उस कोड को रन करवाया जा सके। अब ट्रांसलेटर जो होते हैं हमारे पास वो 3 तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं इंटरप्रेटर, एक कहलाते हैं असेंबलर और एक कहलाते हैं कंपाइलर। तो सबसे पहले जो है हम आपको डिफ़ाइन करते हैं कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के कोड में। अच्छा, ये सोर्स कोड का मतलब होता है कि जब आप कभी कंप्यूटर पर प्रोग्राम करते हैं तो जो अपनी ह्यूमन लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो आप कोड लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जो कुछ आपको स्क्रीन पे टाइप करते हैं और जो आपको कोड अपनी वर्डिंग्स में नज़र आ रहा होता है वो कहलाता है आपका सोर्स कोड, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। अब उस सोर्स कोड को फिर ट्रांसलेटर को फॉरवर्ड किया जाता है। ट्रांसलेटर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, यानी कि उसी आपको जो स्टेटमेंट नज़र आ रही होती हैं उसको कंप्यूटर को समझने के लिए 0-1 के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो उस कन्वर्जन से जो फाइल क्रिएट होती है, जो प्रोग्राम का कन्वर्टेड वर्जन होता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल की सूरत में होता है, जिसको कंप्यूटर फिर रन करके उस प्रोग्राम को आपके लिए जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, यानी, और याद रखिए कि ऑब्जेक्ट कोड हमेशा लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है, और सोर्स कोड जो होता है वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है। तो सोर्स कोड की जब ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेशन करनी होती है तो कंपाइलर का यूनिक फीचर ये है कि ये कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि कंपाइलर COMP स्टार्टिंग में ही कंप्लीट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कंप्लीट ट्रांसलेशन करता है। तो आपका जो भी कोड होगा कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ, तो उस पूरे प्रोग्राम को ये एक साथ जो है कन्वर्ट करेगा 0-1 की लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद जो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। तो कंपाइलर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं कि ये कंप्लीट तमाम स्टेटमेंट्स को एक वक्त में एग्जीक्यूटेबल फाइल की सूरत में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास जब एक दफ़ा एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगी तो आपको बार बार कंपाइलर से उसको कंपाइल कराने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आप एक दफ़ा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जब करें, जैसे कि आप C लैंग्वेज पे, C++ पे जो हम अभी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हमारे पास कंपाइलर यूज़ होगा। तो वो हमारे जब हम एक कोडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो वो उस कंपाइल का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे अपना प्रोग्राम रन करना होगा तो मैं डायरेक्ट अपनी कोडिंग को रन नहीं करूँगा, बल्कि उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही रन करूँगा। तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड वर्जन है मेरे सोर्स कोड का, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली फिर रन कर देगा। तो कंपाइलर की एक तो ये खासियत हो गई। दूसरी खासियत ये होती है कि जब ये प्रोग्राम को कम्प्लीटली ट्रांसलेट कर रहा होता है सोर्स कोड से आपके ऑब्जेक्ट कोड में, तो जितने भी प्रोग्राम के अंदर एरर्स होते हैं उन तमाम एरर्स की एक कंप्लीट लिस्ट बना देता है। अब आपको याद होगा लास्ट ईयर अगर आपने GW बेसिक की जो प्रोग्रामिंग करी थी, तो उसके अंदर ये होता था कि अगर हमारे किसी भी प्रोग्राम के स्टेप पर कोई मिस्टेक होती थी, कोई हम सिंटैक्स एरर करते थे, तो प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाता था और हमारा प्रोग्राम बजाय इसके कि रन करे वहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पे सिंटैक्स एरर आ जाता था और लिखा हुआ होता था कि भाई लाइन नंबर दिस और सिंटैक्स एरर, और उस एरर के बारे में लिखा होता था। तो वो जो वहाँ पर यूज़ होता था GW बेसिक में, वो इंटरप्रेटर यूज़ होता था, ठीक है ना, जो इसकी कंपाइलर की के बाद नेक्स्ट टाइप है ट्रांसलेटर की। तो कंपाइलर कंप्लीट कोड की ट्रांसलेशन करता है और उसमें जितने एरर्स होते हैं ना, वो सारे एक्सपेक्टेड एरर्स, वो सारे एरर्स की एक लिस्ट बना के आपके सामने डिस्प्ले कर देता है कि भाई आपके प्रोग्राम में ये सारे मसाइल हैं, इनका हल ढूंढ के ले आओ। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि कंप्लीट कोड की ट्रांसलेशन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, जैसे हमने GW बेसिक में जो काम किया था, तो वहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो इंटीग्रेट था वो एक जो है इंटरप्रेटर था। तो GW बेसिक का इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो उसको हर स्टेप पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और अगर कोई सिंटैक्स एरर आ जाए तो फिर वो अगली स्टेटमेंट रीड ही नहीं करता, वहीं पर हमें एरर शो कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। एक और डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता। कंपाइलर तो एक ही दफ़ा प्रोग्राम को रन करके उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के दे देता है या एरर लिस्ट शो कर देता है कि भाई ये सारे एरर्स हैं। इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप चलता है, और जो है हर दफ़ा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो इंटरप्रेटर उसकी ट्रांसलेशन करेगा
पूरी कंप्लीट, ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप। और जिस स्टेप पे एरर होगा उस स्टेप पर वो एग्जीक्यूशन रोक देगा और एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अच्छा भाई, इसके बाद इंटरप्रेटर कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर को इस तरीके से याद रखें कि इसके नाम में शुरुआत में इनकम्प्लीट का IN आता है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि भाई इंटरप्रेटर इनकम्प्लीट ट्रांसलेटर को कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये दोनों के डिफरेंस पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता, बल्कि हर दफ़ा जब ये कोड की ट्रांसलेशन करता है सोर्स कोड से मशीन कोड में, तो ये हर दफ़ा शुरुआत से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से जो है एग्जीक्यूशन यानी कि वो ट्रांसलेशन दोबारा से करता है। अच्छा भाई, अब हमारे पास लास्ट जो है वो है असेंबलर। तो असेंबलर जो है वो एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है। असेंबलर सिर्फ़ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करने का काम करते हैं और उनके असेंबली लैंग्वेज के कोड को इनपुट लेकर के वो मशीन लैंग्वेज के कोड में ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसलेट कर देते हैं। असेंबलर ट्रांसलेशन के वक्त कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, जबकि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स जो होते हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि वो जो है कोड की ट्रांसलेशन के वक्त कोड को ऑप्टिमाइज़ भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब वो किसी भी एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन में तब्दील करते हैं तो वो उसको ब्रेक करके मल्टीपल जो है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में एफिशिएंसी के लिए ब्रेक कर सकते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। जबकि असेंबलर जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो है ये एफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली उस कोड की जो है मशीन लेवल एग्जीक्यूटेबल फाइल ट्रांसलेशन कर देता है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क होता है इनमें। अब इन ट्रांसलेटर्स के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एरर्स के हवाले से। जब भी हम कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें इंसान है, गलती हो जाती है। हमें लिखते वक्त कोई आर्टिकल लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें हम लैंग्वेज की मिस्टेक्स कर देते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करते वक्त, प्रोग्राम बनाते वक्त भी हमसे गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हम अक्लमंदी के काम करते हैं। इन गलतियों को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि 3 तरीके की गलतियाँ होती हैं। तो इन 3 गलतियों में जो सबसे पहली टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं जिनको फर्स्ट टाइप ऑफ एरर्स कहा जाता है वो कहलाते हैं सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर्स ये वो एरर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के जो कि आपकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से होते हैं, या आप प्रोग्राम के अंदर किसी रूल को फॉलो ना करें, ठीक है ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, तो वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी स्टेटमेंट की स्पेलिंग गलत लिखने से या उस स्टेटमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना किया हो, आपने किसी चीज़ को मिस किया हो, तो फिर वो जो एरर आता है आपके पास वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं ये कंपाइलर से डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। कंपाइलर इनको जो है प्रोग्राम की जिस वक्त ट्रांसलेशन करता है तो इन एरर्स को डिटेक्ट करके इन एरर्स की एक लिस्ट डिस्प्ले कर देता है आपको। तो इसलिए ये ईज़िली जो है डिटेक्टेबल होते हैं, डीबग इनको करना आसान होता है और जो है ये हमारे कंपाइलर से डिटेक्ट हो जाते हैं। दूसरी जो हमारे पास एरर की टाइप्स होती है उनको हम कहते हैं रन टाइम एरर्स। तो रन टाइम एरर्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग के ऐसे एरर्स होते हैं जो कि कंपाइलर से डिटेक्ट नहीं होते और इनको जो है आप ईज़िली डिबग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है तो उस वक्त ये एरर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं होते। तो ये एरर्स होते क्यों हैं भाई? ये एरर्स होते हैं जब आप कभी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उस वक्त या तो आपने कहीं कोई जो है आपकी प्रोग्राम के अंदर ऐसी आपने वैल्यूज़ दी होती हैं, कैलकुलेशन का मेथड ऐसा दिया होता है जिससे आगे चल कर के मिस्टेक हो सकती है, और वो मिस्टेक बज़ाहिर जिन वैल्यूज़ के ऊपर आप उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो वो उस पर डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन आगे चल कर के वो मिस्टेक प्रोग्राम में किसी सर्टेन टाइम पर या किसी सर्टेन जो है लेवल पर क्रिएट होती है। फिर इन रन टाइम एरर्स का करते ही हैं कि जो है उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर की पैचेस अपलोड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, तो जितनी भी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं जिनकी प्रोडक्ट मार्केट में, तो अक्सर उनसे भी सॉफ्टवेयर्स में जो है उनके कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो उसके सॉफ्टवेयर के पैचेस जो हैं फिर जो कि उस मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए होते हैं। तो वो सारे पैचेस जो होते हैं वो रन टाइम एरर्स के लिए ही होते हैं। तो वो प्रोग्राम की जो है आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो उनको दूर कर देते हैं, यानी जो डिबगिंग होती है वो उन डिबगिंग के कोड्स होते हैं। तो इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले ना उसके बीटा वर्जन्स लॉन्च किए जाते हैं, ताकि हम इन एरर्स को, चूँकि रन टाइम एरर्स तो प्रोग्राम के रन होने के बाद ही पता चलेंगे ना, कि जब उस प्रोग्राम की टेस्टिंग हो जाएगी मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर, जब वो यूज़ होगा तो फिर पता चलेगा इसके अंदर के कहाँ कहाँ बग्स आ रहे हैं। तो वो जो यूटिलाइजेशन के वक्त जो रन टाइम के बाद प्रोग्राम के जो पकड़ में आते हैं फिर
किसी स्टेप पर उनकी जो है ना प्रोग्राम क्रैश हो रहा होता है, तो वो सारे एरर्स रन टाइम एरर्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो हमारी होती है वो कहलाती है लॉजिकल एरर्स की। लॉजिकल ऐसे एरर्स को कहते हैं कि जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, बनाया, सब कुछ कर दिया, रन करा, कंपाइलेशन के दौरान भी ये एरर डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। हमारे सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर से जो डिटेक्टेड हो सकता है वो होता है हमारा सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर्स जो होते हैं ये कंपाइलर से डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें आपका अपना ज़ाती लॉजिक का भंड होता है कि आप कोई लॉजिक जो है वो उल्टी सीधी यूज़ करते हैं, या प्रोग्राम को टाइप करते वक्त आपने जो है उसकी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सही नहीं दी होती। क्योंकि कंप्यूटर करता है डू एस डायरेक्टेड। फ़र्ज़ करें आपको 3 नंबर्स का एवरेज लेना है, ठीक है। आप उन 3 नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अब आपने यही बात लिखते वक्त कंप्यूटर में किया ये कि फ़र्स्ट वैल्यू लिखी, प्लस सेकंड वैल्यू लिखी, प्लस थर्ड वैल्यू लिखी, और उसी के साथ डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया। तो कंप्यूटर पता है क्या करेगा, ये शुरू की 2 वैल्यूज़ को प्लस करेगा और थर्ड वैल्यू को 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा उसको उस फर्स्ट 2 एडिड वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर देगा। तो आपका तो प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, और प्रोग्राम रन करेगा और आंसर भी देगा। लेकिन वो करेक्ट एवरेज शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए सही तरीका ये था कि आप यहाँ पैरेंथेसिस देते, यानी ब्रैकेट देते, और उस ब्रैकेट के अंदर पहले तीनों वैल्यूज़ को ऐड करा लेते, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 का साइन लगाते, तो कंप्यूटर 3 वैल्यूज़ को ऐड करके फिर डिवाइड करता। तो अब ये इसमें कंप्यूटर की कोई गलती है, वो कहेगा मैंने तो कुछ जैसा आपने कहा वैसे कर दिया। लेकिन ये एरर जो हुआ ये हमारे पास मिसाल हो गया लॉजिकल एरर की, कि कभी आप प्रोग्राम बनाते वक्त अपनी लॉजिक आपकी उसकी एग्जीक्यूशन की सही ना हो, कुछ आपने उसको कैलकुलेट करते वक्त फॉर्मूले में मिस्टेक करी हो, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो, जो कि लॉजिकल मिस्टेक हो, जैसे अभी बताई मैंने। तो इस तरीके की मिस्टेक्स कहलाती हैं लॉजिकल एरर्स। तो अगर इस किस्म के भी एरर्स निकाला है तो इनका साथ भी सॉल्यूशन यही होता है कि जो है इनको फिर अव्वल तो ये टेस्टिंग फेज़ में पकड़ में आ जाते हैं, यानी कि प्रोग्राम की फ़ाइनल कॉपी रिलीज़ करने से पहले जो है हम अपने प्रोग्राम को अच्छी तरीके से जब रन करके देखते हैं और आंसर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ये वहाँ पे पकड़ में आ जाते हैं। तो सिर्फ रन टाइम एरर्स ऐसे होते हैं जिनकी बाद में पैचेस निकालनी पड़ती हैं। लॉजिकल एरर्स जो होते हैं, अगर आप प्रोग्राम को पूरी जो है टेस्ट करते वक्त पूरे सर से पैर तक अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें तो ये एरर्स जो है डिटेक्ट हो जाते हैं, टेस्टिंग में पकड़े जाते हैं, और फिर इनको जो है हम डिबग कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमारे पास ये एरर और उसकी 3 जो बेसिक काइंड्स होती हैं उनका टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ C++, यानी कि अब हम जो है सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आपको डिस्कस करेंगे। थोड़े से अभी बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वरना फिर बदहज़मी हो जाएगी फिर और सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी। तो कुछ टॉपिक्स अभी बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके फंडामेंटल्स पर डिस्कशन करेंगे। तो C++ का प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अंदर कंपाइलर यूज़ होता है जो इस पूरे प्रोग्राम को C++ के वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। और कंपाइल करते वक्त आपने अगर बहुत सारे एरर्स किए होंगे तो जो उसमें से जो एरर्स सिंटैक्स एरर्स होंगे उनकी एक कंप्लीट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या चीज़ होती है? तो IDE जो होता है, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, ये कैसा सॉफ्टवेयर हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर रहते हुए आप अपने प्रोग्राम की कंप्लीट एग्जीक्यूशन, कंप्लीट कोडिंग और फिर उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग सब एक ही जगह पर रहते हुए कर सकते हैं। असल में जब हम किसी भी प्रोग्राम को जो है हम कोई प्रोग्राम जब डेवलप करना चाहें तो उसके लिए जो हम कोड लिखना चाहते हैं तो वो कोड हम सिंपली कोड क्या होता है, हमारे स्टेटमेंट्स होती हैं, इंग्लिश के टेक्स्ट होते हैं। हमें अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स पता है तो वो तो सिंपली उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखना तो जो है बिल्कुल टाइपिंग, सिंपल टाइपिंग जैसा काम होता है। अब ये आप सिंपल टाइपिंग जो करते हैं टेक्स्ट की, आप नोटपैड पे कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। MS वर्ड में और नोटपैड में फ़र्क यही है कि जो नोटपैड होता है एक्चुअली वो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट फॉर्मेटर नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर। और जबकि MS वर्ड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर से बढ़कर है, यानी कि उसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो उसमें अगर आप MS वर्ड के अंदर खाली प्रोग्राम के कोड्स लिखेंगे, पूरा अपना GW बेसिक का प्रोग्राम जो है ना आप MS वर्ड पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन MS वर्ड पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। यानी कि वो आपका सिर्फ पहला फेस टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट लिखने का काम कर देगा, उसके बाद टेक्स्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि MS वर्ड के अंदर ना इंटरप्रेटर मौजूद है और ना ही कंपाइलर उसके साथ इंटीग्रेटेड है।
तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर या कंपाइलर चाहिए होता है। जैसे मैंने पीसी बेसिक आपको एक जो है इन्वायरमेंट दिया था कि भाई इसके ऊपर रहते हुए आप विंडोज़ 7 के ऊपर भी जो है उस प्रोग्राम की GW बेसिक की कोडिंग कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि ब्रिज का काम करता था, उसके अंदर इंटरप्रेटर इंटीग्रेटेड था। तो किसी भी प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो उनके आईडीज़ होते हैं उसके अंदर उस प्रोग्रामिंग के कंप्लीट जो होते हैं सिंटैक्स वगैरह के रूल्स वगैरह ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, और उनके अंदर उनका जो कंपाइलर होता है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानता है। तो वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम की कंपाइलिंग कर सकता है। कुछ आईडीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपाइलर्स इंटीग्रेट होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आप उसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट PHP पाइथन ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप विजुअल स्टूडियो के ऊपर इनके आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है भाई, और एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इक्लिप्स के नाम से एक हमारे पास IDE मौजूद है, वो सी प्रोग्रामिंग C++, पाइथन, पर्ल, PHP और 2-3 और जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो है काम करता है इंटरफेस के तौर पे। तो IDE आपका एक ऐसा इंटरफेस है, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए टेक्स्ट एडिटिंग यानी कि पूरी कोडिंग जो आप टाइप करेंगे कोड अपना प्रोग्राम का, साथ में उस कोड की कंपाइलिंग, ठीक है भाई, अब उसके साथ जो कंपाइलर चाहिए होगा वो इंटीग्रेट होगा उसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना करके आपको रन करके चेक करा करके सब कुछ देगा, ठीक है भाई। तो किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, हम अभी C++ की प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर हम डेव C++ के नाम से जो है कंपाइलर यूज़ करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें चेक करवाऊँगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ IDE में जो बेसिक चीज़ होती है, सबसे पहले तो एक टेक्स्ट एडिटर होता है, यानी कि सिंपल स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर आप सिर्फ टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो टेक्स्ट एडिटर होता है, उसको एडिटिंग सोर्स कोड कहते हैं। फिर जिस वक्त आप टेक्स्ट की एडिटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ हमारे पास जो अच्छे IDEs होते हैं उसमें फैसिलिटी होती है कि हमारा जो कोड होता है वो हाईलाइट होने लगता है। अगर उसमें कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस स्टेटमेंट को अगर वो वैलिड फंक्शन होता है तो उसको हाईलाइट कर देता है। तो एक तो बहुत इसमें सहूलत ही हो जाती है कि आप प्रोग्राम की कोडिंग करते वक्त अगर कोई गलत कोड एंटर कर रहे होंगे तो वो जो है आपको पता चल जाएगा कि वो आपके फंक्शन को या उस कोड को जो है वो हाईलाइट नहीं करेगा, यानी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स यूज़ करता है, तो इससे प्रोग्रामर को जो है समझने में आसानी रहती है कि ये फंक्शन बिल्कुल सही लिखा है मैंने और सही अप्लाई हुआ है, और इसके पैरामीटर्स यानी आगे जो चीज़ें उसकी लिखी गई हैं फंक्शन के वो भी सही हैं। फिर जब ये कोड कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो कोड की कंपाइलेशन का होता है। तो IDE के ऊपर ही रहते हुए फिर हमें अलग से कंपाइलर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या करते हैं हम जिस जगह हमने टेक्स्ट स्क्रीन पे टाइपिंग करी थी उसी के जो है वहीं हमारे पास जो विंडो डिस्प्ले हो रही होती है वहीं से हम कंपाइलर के ऑप्शन होते हैं वहाँ से कंपाइल पर क्लिक करके उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देते हैं। तो जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा होता है तो उस वक्त वो उस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और एरर्स की जितनी भी लिस्ट होती है वो भी हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, और अगर कोई एरर्स नहीं होंगे तो हमारे स्क्रीन के सामने आउटपुट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है IDEs के अंदर जिसको लिंकर कहा जाता है। लिंकर का मतलब होता है कि जैसे नाम से ज़ाहिर है लिंक करना। अक्सर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल लेवल की इंटीग्रेशन होती है। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर कोड लिखा, अब उस सॉफ्टवेयर कोड को आप किसी दूसरे ऑलरेडी बिल्टेड कोड के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि इस प्रोग्राम को उस सॉफ्टवेयर के अंदर दोबारा लिखा जाए। आप चाह रहे हैं कि मैं ये हिस्सा पहले लिख चुका हूँ, अब मैं इस पहले लिखी हुई बात को यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि ऑलरेडी बिल्ट इन जो कोड होता है उसको आप लिंक कर देंगे। तो ये लिंक करने का काम जो होता है ये लिंकर, ये इसका IDE का एक फ़ीचर होता है। इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्राम का एक, यानी कि समझ लें ये जो हम जितने स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी ये कोड्स हैं, ये सॉफ्टवेयर के कोड्स हैं जो कि किसी ने जिसने IDE बनाया होगा। IDE एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को भी डेवलप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही किया गया होगा। तो उसने जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर रहते हुए इसको बनाया है तो ये उसके उस सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ अलग अलग हिस्से हैं जो कि प्रोग्राम कोड्स हैं, और इनकी मदद से रहते हुए आप अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो लोडर जो होता है वो सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा होता है IDE का जिसका काम होता है कि आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको मेमोरी में लोड करना, ठीक है भाई।
अब ये लोड क्यों करता है भाई, लोड करता है CPU से उसको परफॉर्म करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन को। तो ये काम जो होता है आईडी का, ये लोडर करता है। इसी तरह डिबगिंग की, जब मैंने कहा कि आपकी कंपाइलिंग जिस वक्त होती है और वो सारे एरर डिटेक्ट करके जो जितने भी सिंटैक्स एरर्स होते हैं उनकी जो लिस्ट आती है, ये प्रोग्राम का डिबगर सेक्शन जो होता है वो आपकी सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। अच्छा भाई, तो जो हम यहाँ पे IDE यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा कंपाइलर भी इंक्लूडेड होगा C++ लैंग्वेज के लिए, तो उसका नाम है डेव C++। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसको नेट से डाउनलोड करना, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की किस तरीके से इसको अपने कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर उसके बाद C++ की प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स के इसके ऊपर हम किस तरीके से C++ की प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या इसकी बेसिक्स होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको जो है अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।